नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा और कोयल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उल्लू जो है यह काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, अर्थात बच्चा जिस प्रकार के घर की बात बता रहा है वह घर या वह गांव कहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ऐसे घर जो है या ऐसा गांव असम में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चील, बाज और गिद्ध की। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के, मान लीजिए ये दिल्ली है, तो इससे इसकी स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति क्या होगी? तो हिमाचल प्रदेश दिल्ली से जस्ट में है और भोपाल जो है वो दक्षिण की दिशा में है, तो यह क्रमशः उत्तर और दक्षिण की स्थिति में होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो ये बिल्कुल सही है कि कक्षा कक्ष में हो रहे अधिगम, मतलब कक्षा कक्ष में बच्चा क्या सीख रहा है, वह विद्यालय के बाहर अपने बाहरी परिवेश की दुनिया में अपने व्यवहार में उस चीज़ का सीखे हुए विषय वस्तु का प्रयोग में लाए। ठीक है, अगला कह रहा है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कड़े अनुशासन की बात नहीं करना है हमको। अगला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चों को क्लास में प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी सक्रिय भागीदारिता को कक्षा में सुनिश्चित कर पाएंगे। अगला कह रहा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास ऐसी होनी चाहिए कि उस क्लास के माध्यम से बच्चे जागरूक हों और अपने पर्यावरण में अपने आस पड़ोस की चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये सही नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसमें से हमको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा प्रश्न लिखना, और चौथे क्रम में हमारा आ जाएगा प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए ये किस कूट में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले क्रम में आएगा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर उसके बाद आएगा ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके बाद प्रश्न लिखना, और लास्ट में प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। कूट वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देखते चलिए। पहला कह रहा है हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाथी अगर अपने प्राकृतिक परिवेश में है, जंगलों में है, तो वो अधिकतम 2 घंटे सोना पसंद करेंगे, और अगर वह चिड़ियाघर में है तो 4 से 6 घंटा वहाँ वो सोना पसंद करेंगे। अपनी नींद को पूरा करने के लिए 4 से 6 घंटे सोएंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अगला कह रहा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश बड़े हाथी जो होते हैं वो 200 से 300 किलोग्राम या हरे चारे को खाते हैं। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस कूट में देखना है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 एक साथ कहाँ है। कूट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जानकारी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और अगर पानी की बात करें कि हाथी को एक दिन में पानी की आवश्यकता होती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि लगभग 150 लीटर पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये छोटे बच्चे को 10 से 12 लीटर दूध की आवश्यकता एक दिन में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा मधुबनी चित्रकला के बारे में है। कह रहा है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही है कि मधुबनी चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। मतलब इन चित्रों में इंसान के चित्र, जानवर के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र, फूल, पंछियों, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। बिल्कुल सही है ये भी। और मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। नहीं, जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध जिला नहीं है, बल्कि ये बिहार का प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, जो है वही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए ए बी सी तीनों एक साथ कहाँ पे है, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन नंबर डी में है, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची ढाल पर अपना घोंसला बनाने वाला कौन सा पक्षी है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शकरखोरा, दूसरा कह रहा है कलचिड़ी, तीसरा कह रहा है कौवा, चौथा कह रहा है फाख्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौवा जो होता है यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा रेगिस्तानी योग के बारे में है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टि से। इससे रेगिस्तानी योग के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह पेड़ रेगिस्तानी योग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये बरगद के पेड़ की विशेषता है। ठीक है, ये बरगद की पेड़ की विशेषता है कि इसकी जड़ें जो होती हैं वो टहनियों से लटकती हैं। ये रेगिस्तानी ओक के पेड़ की विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, तो ये भी सही है कि रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं ये ऊपर इनकी जितनी लंबाई होती है, रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है इनकी ऊपर जितनी लंबाई होती है पेड़ की, उससे लगभग 30 गुना अंदर तक इनकी जड़ें जाती हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तानी योग के बारे में सही है। देखिए कूट में ए, सी और डी तीनों ऑप्शन एक साथ कहाँ दिए हुए हैं, तो ए, सी, डी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है
पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ठीक है, अर्थात यह छात्र किस जगह से संबंधित हो सकता है? असम से, हांगकांग से, उड़ीसा से, अरुणाचल प्रदेश से। तो यह जो बच्चा है, यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हांगकांग से संबंधित हो सकता है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि लिंगहू फेन क्या होता है। ठीक है, तो लिंगहू फेन एक प्रकार की खाद्य सामग्री होती है जो हांगकांग में बड़े रुच के साथ खाई जाती है। ठीक है, जिसको विभिन्न प्रकार के सांपों का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जिन जानवरों के बाहरी मतलब जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है, अर्थात जिन जानवरों के बाहरी कान मतलब बाहर से कान नहीं दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और सी कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए को उल्टा कर दिया है, ये सही नहीं है। और डी कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ये भी उल्टा कर दिया है। तो ए और बी हमारे सही ऑप्शन है। अब देखिए ए और बी दोनों साथ में कहाँ हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों साथ में है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन से संबंधित। ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित हमारा प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या सही है। पहला कह रहा है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ये बिल्कुल गलत कथन है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये भी कथन सही है। अगला कह रहा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे दूसरे, तीसरे और चौथे कथन जो हैं वो सही है। तो देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा कथन किस ऑप्शन में साथ में दिया हुआ है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन ऑप्शन नंबर सी में है, अतः मधुमक्खी पालन से संबंधित ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हर रंग में देख सकते हैं। बिल्कुल गलत, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा कि रात में जागने वाले जानवर किसी भी चीज को, ठीक है ना, कोई भी चीज वो देखेंगे तो वो केवल काले और सफेद रंग में ही देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ठीक है, कह रहा है प्रश्न, यदि आप अहमदाबाद जाएं रेलगाड़ी से तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर किस प्रकार की चीजें बेचते हुए मिल जाएंगे लोग? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ढोकला, चटनी और नींबू वाला चावल। ठीक है ना, यही बेचते हुए लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में दिखेंगे, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कि जो पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं उसका क्या कारण है? पहला, उड़ सकते हैं। दूसरा कह रहा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तीसरा कह रहा है पक्षियों की आंख छोटी होती है। और चौथा कह रहा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं। ठीक, पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर, और लास्ट में कह रहा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि उस मरीज को आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो हैं वह रोग मच्छरों से फैलने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि सीटेट इन चीज़ों के बारे में घुमा फिरा के पूछता रहता है। ठीक है ना, तो जो डेंगू होता है ये एंडीज इजिप्टी प्रकार के मादा मच्छरों के काटने से होता है डेंगू, और मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और ये जो चिकुनगुनिया होता है ये एंडीज इजिप्टी एवं एल्बोपिक्टस प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, मच्छर के काटने से फैलता है, इसको सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक है ना, कौन बताया था? तो इसको सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया जो है ये मच्छरों के काटने से फैलता है। इसीलिए 1902 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कांसा के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, उसके बारे में सही कथन क्या है? ठीक है ना, तो कांसा के बारे में जान लीजिए कि कांसा जो होता है वो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तांबे और टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन नंबर ए सतत एवं व्यापक, दूसरा कह रहा है समावेशी शिक्षा, तीसरा कह रहा है समवयस्क शिक्षा, और चौथा कह रहा है प्रतिपूरक अधिगम। ठीक है, तो ये जो स्कूल है यह समावेशी शिक्षा की विशेषता को प्रकट कर रहा है, उसका अनुपालन कर रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डाट डाट की समस्या के साथ संबंधित है। अर्थात डिसलेक्सिया किसकी समस्या के साथ संबंधित है? सुनने की समस्या के साथ, बोलने की समस्या के साथ, बोलने और सुनने की समस्या के साथ, या पढ़ने की समस्या के साथ। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो है यह पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अधिगम अक्षमता मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो अधिगम अक्षमता मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, पहला डिसलेक्सिया हो गया, दूसरा डिस्ग्राफिया हो गया, और तीसरा डिसकैलकुलिया हो गया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन संबंधी विकार होता है, और डिस्ग्राफिया में क्या होता है? इसमें लेखन संबंधी विकार होता है, और डिसकैलकुलिया में गणना संबंधी विकार होता है। ठीक है, तीनों को एक साथ आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा आवधिक परीक्षाएं, तीसरा गृह कार्य, और चौथा योगात्मक कार्य। ठीक है ना, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो पोर्टफोलियो है। ठीक है, पोर्टफोलियो के द्वारा आप बच्चे का अच्छे से आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो जो होता है ये एक प्रकार की फाइल होती है। ठीक है, जिसमें बालक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हैं और उनकी क्या कमियां हैं के बारे में क्रमबद्ध जानकारी उल्लिखित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। आगे हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़ के। अर्थात इसमें से किसको छोड़कर सभी उपागमों का अनुपालन करना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए? पहला कह रहा है मूर्त से अमूर्त,
ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उससे जो नहीं दिखाई दे रहा है, अमूर्त है, अप्रत्यक्षता की ओर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सरल से कठिन की ओर, तो ये भी सही है। पहले बच्चों को सरलता से जो चीज़ें सीखी जा सकती हैं उसको सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद सरल से कठिन की ओर बच्चों को सिखाना चाहिए। तीसरा कह रहा है स्थानिक से वैश्विक की ओर, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि केवल इसे छोड़ करके सभी चीज़ों का अनुपालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है नारियल का, बंद गोभी का, सरसों का, पालक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह सरसों के पौधे के बारे में ऊपर जिक्र किया गया है, क्योंकि सरसों का जो पौधा होता है ना, इसके पत्तियों को लोग साग बना के खाते हैं, सब्जी में प्रयोग करते हैं, और इसका जो बीज होता है सरसों, तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका हम लोगों ने बखूबी अध्ययन किया, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। ठीक है, तो इनका एक बार आप लोग गहनता के साथ एक बार और अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे ये चीज़ें आपके परीक्षा में अगर आती हैं तो इसका आपको लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।